हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शार्पेन मैथ्स। आज हम लोग देखेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का एक क्वेश्चन। सॉरी, एक क्वेश्चन ही, दो क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। एक क्वेश्चन मैंने ये लिया है, दूसरा क्वेश्चन ये है। सिंपल इंटीग्रेशन पे दोनों क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन पे। ठीक है, ये CSIR नेट दिसंबर 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो पार्ट बी यहाँ पे 3 मार्क्स दिख रहा है, इसका क्वेश्चन है। लेट एफ बी ए मेरोमॉर्फिक फंक्शन। एफ क्या है? मेरोमॉर्फिक फंक्शन ऑन ए ओपन सेट। ओपन सेट पे मेरोमॉर्फिक का मतलब क्या हो गया, मैं रिमाइंड करवा देता हूँ। जो ओपन सेट पे एनालिटिक है बट उसके सम पोल्स हो सकते हैं। अगर सिंगुलरिटी अवेलेबल है तो सिर्फ पोल्स टाइप का सिंगुलरिटी है। ठीक है, जिस पॉइंट पे एनालिटिक नहीं है उस पॉइंट पे लिमिटिंग वैल्यू क्या हो रही है, इनफाइनाइट आ रही होगी। तो ओपन सेट पे मेरोमॉर्फिक है कंटेनिंग द यूनिट सर्किल, जो कि ओपन सेट मान लिया ऐसे है तो यूनिट सर्किल को कंटेन कर रही है और साथ में उसके इंटीरियर को भी कंटेन अगर कर रहा है तो उस टाइप का ओपन सेट में कोई फंक्शन मेरोमॉर्फिक है। एफ हैज़ नो जीरो नंबर ऑफ जीरोज, नो जीरो सॉरी एफ हैज़ नो जीरोज एंड नो पोल्स ऑन सी। कोई भी जीरोज और पोल सी पे नहीं है। सी पे मतलब बाउंड्री पे नहीं है। ये सी है तो सी के बाउंड्री पे नहीं है। एन पी एंड एन नॉट डिनोट द नंबर ऑफ जीरोज एंड पोल्स एफ इनसाइड सी, इसके अंदर है। तो जैसा हम लोग पढ़ते हैं आर्गूमेंट प्रिंसिपल वगैरह निकालने के, नंबर ऑफ जीरोज नंबर पोल्स अंदर होना चाहिए, उसके लिए हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन देख के लग गया कि इससे रिलेटेड पूछा गया होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट हमारा ट्रू है? तो एक फंक्शन है जेड एफ का डेरिवेटिव अपॉन जेड एफ। तो अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है या मेरोमॉर्फिक है, उसमें जेड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा? फंक्शन ज़्यादा से ज़्यादा क्या चेंजिंग हो सकता है? या तो वो एनालिटिक हो जाएगा या फिर उसमें जीरोज बढ़ जाएंगे जेड बढ़ाने से। तो उस पर डिटेल में डिस्कस करेंगे हर एक ऑप्शन में हम लोग। तो ये एन नॉट माइनस एन पी प्लस वन होगा ये, या दूसरे वे से भी देखेंगे इसको डायरेक्ट शॉर्टकट वे में। ठीक है, तो बस एक ही है, इसके इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालना है, उसका डिफरेंट डिफरेंट RHS का वैल्यू है। तो ये फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर कोई जेड एफ फंक्शन है, जैसे मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 1/2πi c एफ डैश बाई एफ डी जेड का वैल्यू क्या होता है? एन नॉट माइनस एन पी होता है, नंबर ऑफ जीरोज माइनस नंबर ऑफ पोल इनसाइड सी करते हैं तो निकलता है। ये सब प्रूफ आप डिटेल में देखते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कैसे आता है इसका वैल्यू, है ना। तो ये है, बट यहाँ पे एफ के जगह पे क्या है? जेड एफ है। अगर बाई आर्गूमेंट प्रिंसिपल, ठीक है, तो आर्गूमेंट प्रिंसिपल सही है। अब जे एफ की जगह जेड एफ ले ले तो क्या चेंजिंग होगा? नंबर ऑफ जीरोज नंबर ऑफ पोल्स में क्या चेंजिंग होगा? एक तो है कि जेड, अगर जेड इंटू एफ कर दे तो ये तो फिक्स है कि नंबर ऑफ एक जीरोज बढ़ जाएगा। दैट इम्प्लाई एन नॉट इज इक्वल टू एन नॉट प्लस वन हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या हो सकता है, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है? अगर एफ फंक्शन का पोल्स अगर जेड इज इक्वल टू ज़ीरो पे है तो पोल्स घट जाएंगे। और क्या हो सकता है? एन पी इज इक्वल टू एन पी माइनस वन। जैसे देखिए, अगर कोई फंक्शन एफ इज इक्वल टू जेड माइनस वन अपॉन जेड स्क्वायर है, अगर जेड से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? या तो बोल दो कि जीरोज बढ़ गया, और या फिर बोल दो कि जेड से जेड कट गया तो नंबर ऑफ पोल्स घट गया एक, जेड इज इक्वल टू, ये कोई हो सकता है। अगर ऐसा हो ही नहीं, जेड माइनस वन अपॉन जेड माइनस टू टाइप का कोई फंक्शन हो, इसमें अगर जेड से मल्टीप्लाई करेंगे, ये अगर एफ हो तो क्या होगा? जस्ट जीरोज में इंक्रीमेंट होगा, एक पोल्स में कोई चेंजिंग नहीं होगा, है ना। तो एक तरीका ये हो गया। तो इस तरीके से, और दूसरे तरीके पे भी आएंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा? 2πi इंटू जेड एफ डैश अपॉन जेड एफ डी जेड क्या हो जाएगा? जेड एफ की जगह क्या है? जेड एफ है, और हम लोग अप्लाई करेंगे क्या? अप्लाई आर्गूमेंट प्रिंसिपल। एक बार आप देख लेना अच्छे से कि ये होता क्या है। अगर 2πi में मल्टीप्लाई डिवाइड किया हो, इसलिए मैं 2πi इंटू
माइनस एन पी नहीं लिख रहा हूँ, तो नंबर ऑफ़ जीरोस माइनस नंबर ऑफ़ पोल इनसाइड सी होता है, तो 2πi से मल्टीप्लाई ऑलरेडी हो जाएगा, तो 1/2π इंटू 2πi कट जाएगा, तो ये बचेगा क्या, n0 माइनस n0 प्लस 1 कर दो माइनस np कर दो, और क्या हो सकता है, n0 माइनस np माइनस 1 हो सकता है। सबका वैल्यू क्या आएगा, n0 माइनस np प्लस 1। अब देखिए आंसर तो आ गया, ये आंसर आप मैच करोगे तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। बट दूसरे वे से देखें तो सेकेंड मेथड बड़ा इजी है। आप देखो 1/2πi को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, जेड एफ डैश का वैल्यू लिखो जैसे स्प्लिट करके, तो क्या होगा, जेड एफ डैश अपॉन जेड एफ, ठीक है, एफ है ना यहाँ पे, जस्ट प्लस दूसरे बार डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, एफ बाई एफ डैश और जेड मल्टीप्लाई डी जेड। अब इसके वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2πi सी। अब जेड से जेड कट गया, एफ डैश बाई एफ प्लस इसको स्प्लिट करके लिख देते हैं, तो ये जेड एफ है ना, तो एफ से एफ कट गया, 1/z डी जेड। अब इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, अब आर्गूमेंट प्रिंसिपल यहाँ पे लगाएंगे तो क्या आएगा, n0 माइनस np, ठीक है, प्लस अब 2πi इंटू 1/z का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/2πi 2πi इंटू रेसिड्यू क्या आएगी, 1 आएगी, नंबर ऑफ रेसिड्यू थ्योरम से, तो ये क्या आ गया, 1 आ गया, तो यहाँ से क्या आ गया, n0 माइनस np प्लस 1। ऐसे भी बना सकते हैं, ये भी आंसर हो गया। तो इजीली हम लोग इसको कर लिए, है ना, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। दो वे से देख लिए, तो बस जिसका एग्ज़ाम के टाइम में ये चीज़ क्लिक कर गया होगा, या स्प्लिट करने वाला वे क्लिक कर गया होगा, या फिर ऐसे इजीली कर पाएंगे वो लोग। तो देखिए आप आर्गूमेंट प्रिंसिपल से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा टॉपिक कहाँ से आ सकता है कुछ भी नहीं पता, मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, कन्फॉर्मल मैपिंग हो गया, आइडेंटिटी इनक्वालिटी, सबसे कुछ भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो थोड़ा सा चेंज हो रहा है, ध्यान में रख के सारे टॉपिक पढ़ने आपको काफ़ी ज़रूरी है। ये क्वेश्चन पे करते हैं, तो ये क्वेश्चन जो है देखने में ठीक ठाक लग रहा है कि इंटीग्रेशन फार्मूला, रेसिड्यू इंटीग्रेशन जो भी इंटीग्रल फार्मूला है उससे बन जाएगा क्वेश्चन, बट जो ऑप्शन जो है डिपेंड कर जाता है, नेट में यही तो होता है, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, ऑप्शन ट्रिकी रहता है, तो ऑप्शन को भी एनालिसिस करना, ऑप्शन को भी समझना इंपॉर्टेंट होता है, सिर्फ आंसर लाने से काम चलेगा नहीं एमसीक्यू एग्जाम में। तो फॉर एन इंटीजर के कंसीडर द कंटूर इंटीग्रल। कंटूर इंटीग्रल क्या होता है, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड का इंटीग्रेशन करते हैं किसी कंटूर के अंदर। कंटूर का मतलब क्या होता है, जस्ट क्लोज्ड रीजन विच इज स्मूथ एवरीवेयर, फाइनाइट लेंथ ऑफ अ स्मूथ रीजन के मिलाने से बनता है ना। तो z इजिकल टू मॉड z इजिकल टू 1 है, तो ये कंटूर हो गया, इसके अंदर में हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं ना, इसके अंदर में पोल वगैरह देखते हैं, रेसिड्यू इंटीग्रेशन फार्मूला लगाते हैं। तो e⁻z/z⁻k है, क्या है, e⁻z अपॉन z⁻k मॉड z इज इक्वल टू 1 dz। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो आई के ये है, आई के का वैल्यू निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं, अगर ये एक वे ऐसे देख सकते हैं z⁻k है, इंटीग्रेशन फार्मूला लगाएं। दूसरा है कि हम इसके रेसिड्यू को फाइंड आउट कर लें, है ना, रेसिड्यू को फाइंड आउट कर लेंगे तो 2πi इंटू सम ऑफ रेसिड्यू कर सकते हैं, है ना। रेसिड्यू ये क्या है, बाई रेसिड्यू इंटीग्रेशन फार्मूला से इसको ऐसे कर सकते हैं। तो आई के फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कि आई के इजिकल टू 0 फॉर एवरी इंटीजर। तो रेसिड्यू निकलता क्या है, रेसिड्यू होता क्या है, अगर कोई किसी फंक्शन का, अगर जैसे एफ जेड हम लोग यहाँ पे ये मान रहे हैं, एफ जेड क्या मान रहे हैं, एफ जेड इज इक्वल टू e⁻z अपॉन z⁻k, इसको मान रहे हैं। तो इसका लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन लिखते हैं और 1/z का कोएफिशिएंट देखते हैं, वही जो होता है
या B-1 लॉरेंट्ज सीरीज एक्सपेंशन में हो जाता है, वही रेसिड्यू होता है। तो इसका रेसिड्यू निकालना आसान है, A to the Z का एक्सपेंशन हमें मालूम होता है, कर सकते हैं। आप दूसरा वे भी लगा सकते हैं, या तो आप F(n)Z0 इसको मान लें Z-Z0, उसमें डेरिवेटिव आपको काफ़ी ज़्यादा करना पड़ेगा, या फिर डेरिवेटिव करके निकालना, डेरिवेटिव रेसिड्यू का फार्मूला डेरिवेटिव के टर्म में निकालना 2, 3 जनरल आसान नहीं है। तो हम लोग एक्सपेंशन वाला क्लिक कर रहा है आपके माइंड में, एक्सपेंशन वाले वे से अगर 1/z का कोएफिशिएंट निकाल देते हैं, यहाँ पे कम टाइम में क्वेश्चन बनेगा और इजीली बनेगा। तो आई के क्या होगा, ठीक है, आई के 0 बोला जा रहा है, तो आई के जस्ट पहले एक्सपेंशन लिख लेते हैं इसका, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/z टू द पावर k, 1/e⁻z का एक्सपेंशन क्या होता है, z/z² बाई फैक्टोरियल 2/z³ बाई फैक्टोरियल 3 डॉट डॉट डॉट, है ना। तो अगर I1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्या रेसिड्यू। सिमिलरली I2 निकालेंगे तो क्या होगा 1/2 फैक्टोरियल। सिमिलरली IK निकालेंगे तो क्या होगा 1/k फैक्टोरियल। I3 निकालेंगे तो क्या होगा 1/3 फैक्टोरियल। क्या मैं बोल रहा हूँ, इसके रेसिड्यू ऑफ दिस, रेसिड्यू ऑफ F फॉर I1, है ना, आप समझ रहे हो ये चीज़। तो यहाँ पे अगर I1 क्या आएगा 1 आएगा, फिर 1/2, तो कभी भी 1/z का कोएफिशिएंट 0 आएगा, नहीं आएगा, तो नहीं आएगा तो IK क्या होगा, IK का वैल्यू 2πi इंटू कोएफिशिएंट ऑफ 1/z इन 1/z टू द पावर k इंटू e टू द पावर z, ऐसा निकालना है आपको। तो नेवर 0 फॉर ऑल k बिलोंग्स टू z। सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है कि IK नॉट 0, तो ये ऑप्शन ट्रू, बट और ऑप्शन चेक कर लेते हैं, सेकेंड ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। IK ग्रेटर इक्वल टू IK+1, आप देखो कि IK क्या आएगा, IK आएगा 1/k फैक्टोरियल, IK का रेसिड्यू IK के लिए, और k+1 के लिए रेसिड्यू क्या आएगा 1/k+1 फैक्टोरियल। दोनों के लिए IK क्या आएगा 2πi इंटू 1/k फैक्टोरियल, और IK+1 क्या आएगा 2πi 1/k+1 फैक्टोरियल, जहाँ पे क्या है k बिलोंग्स टू z। अब बताओ दोनों में बड़ा कौन है, IK+1 बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा हो रहा है तो छोटा हो जाएगा ना। इसमें बोला जा रहा है कि IK+1 बड़ा है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। IK इन्फिनिटी आएगा, k टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो 0 हो जाएगा, है ना, तो इन्फिनिटी बोला जा रहा है, तो ये भी गलत हो गया। तो इस तरह से सेकेंड ऑप्शन क्या हो गया, ट्रू हो गया, है ना। आप एग्जाम्पल लेके देख सकते हो, I2 निकालोगे तो 1/2 फैक्टोरियल, k का वैल्यू 2 ले लो, IK+1 2 लिए तो I3 निकालो 1/3 फैक्टोरियल। 1/3 फैक्टोरियल क्या है, छोटा है 1/2 फैक्टोरियल से, तो IK लेस इक्वल IK+1 रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो ये भी पार्ट बी का क्वेश्चन था, ये भी पार्ट बी नेट दिसंबर 2023 का क्वेश्चन था। ओके, आई थिंक अब क्लियर हुआ होगा। तो ओके, आप ऐसे ही चैनल को फॉलो करते रहिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि किस टॉपिक का आपको कॉन्सेप्ट चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए। फर्दर मैं लीनियर अलजेब्रा का सॉल्यूशन इसमें अपलोड करूँगा चैनल पे, और आप पूरे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का थ्योरी देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।